प्रिय छात्रों, 20 मार्च के बाद अब तक हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया, जिसमें संज्ञा प्रकरण, हम लोगों ने किरातार्जुनीयम का अध्ययन किया, हम लोगों ने नीति शतक का अध्ययन किया, हम लोगों ने पूर्व मेघ का अध्ययन किया। अब पुनः हम लोग पूर्व मेघ का पुनरावृत्ति करते हैं। आज का विषय है पूर्व मेघ एक विहंगम दृष्टि। महाकवि, हम लोगों ने देखा कि महाकवि कालिदास इस भव्य भारत खंड के महान कलाकार थे। इस अमर कलाकार की समग्र चिर पुरातन कलाकृतियों में मेघदूत काव्य चिर नवीन है। इसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। विशेषतः पूर्व मेघ में सुचतुर एवं बहुमुखी प्रतिभावान कलाकार द्वारा सन्निवेशित काव्यमय भौगोलिक वर्णन इस कृति की हृदय हारिणी रसात्मक चित्रमयता में चार चांद लगा देता है। इससे महाकवि का देशाटन और प्रकृति प्रेम प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है। यह एक सौंदर्योपासक कवि की विशुद्ध विधायक प्रतिभा का परिचायक वैशिष्ट्य है। विप्रलंब श्रृंगार का संवेदनपूर्ण वर्णन और आषाढ़ के प्रथम दिवस को शून्य नीलाभ गगन पृष्ठ पर उन्मुक्त विहरते मेघखंड की दूत के रूप में मूर्त कल्पना द्वारा उसके देशांतर संप्रेषण का अलौकिक चित्रण, यही मेघदूत का मूल विषय है। इसमें प्रकृति सौंदर्य के अनुपम छवि चित्रण का रसमय पुट है। प्रिय छात्रों, हम लोग देखे कि मेघदूत का आरंभ रामगिरी अर्थात पावन और शीतल स्रोत से सरस, जनक तनया के स्नान से पवित्र तथा रुद्राक्ष की छाया से स्निग्ध चित्रकूट पर्वत की यक्षाश्रम भूमि से होता है। इस खंड काव्य का कथा सारांश पर यदि विचार करें तो हम देखते हैं कि स्वर्गपुरी के धनाध्यक्ष यक्षराज कुबेर द्वारा एक यक्ष देव योनि विशेष जो है यक्षों की मानसरोवर की रक्षा के निमित्त नियुक्त किया हुआ था। एक समय ऐसा हुआ कि वह अधिकार प्रमत्त यक्ष कामातुर हो सरोवर को अरक्षित छोड़ अपनी प्रेयसी के पास चला आया। इधर रात्रि के पिछले प्रहर में मदोन्मत्त ऐरावत मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों को विध्वंस कर दिया। परिणामस्वरूप धनाधिराट कुबेर ने क्रुद्ध होकर कामातुर यक्ष के देवत्व को छीन लिया और 1 वर्ष के लिए उसे अलकापुरी छोड़ अकेले रामगिरी पर चले जाने की आज्ञा दी। रामगिरी कहाँ है? चित्रकूट पर्वत। अभिशप्त निर्वासित वियोगी यक्ष रामगिरी पर अपने वेदना जर्जर निर्वासन काल की दुखद घड़ियां एक एक कर गिनने लगा। इसका हृदय द्रावक वर्णन मार्मिक और व्यंजक रीति से महाकवि ने किया है। मेघदूत में भाव सुकुमारता और पदलालित्य तो कूट कूट कर भरे हैं। स्थली कुलावन्याय से केवल प्रथम श्लोक हम लोग भी देखते हैं
एक बार इसको पढ़ा जा चुका है। कश्चित् कांता विरह गुरुरा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगेण वर्तुः यक्षशक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। वेदना विह्वल स्मृति का हार पिरोए हुए यक्ष से सभी ऋतुओं ने क्रमशः विदा ली। तब वर्षा का आगमन हुआ। रामगिर श्रृंग की नोक पर आकर मेघखंड उससे आश्लिष्ट होने लगे। यक्ष का धैर्य जाता रहा। वियोगी यक्ष व्याकुल हो उठा। काम की प्रेरणा हुई। उसका अंतर देवता अपनी प्रियतमा के पास संदेश भेजने की को विकल हो उठा। विरहियों के विषय में वर्षा ऋतु की तीव्रोत्तेजना का समर्थन महाकवि ने अतिशय मनोरम शब्दों में किया है। कहा कि मेघालोके भवति सुखिनो व्यन्यथा चेतः कंठाश्लेष प्रणय निजने किम पुनः दूर संस्थे। कामार्थ अतएव चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से मूढ़ यक्ष ने धुआं, आग, जल और हवा के सन्निपात से मेघ द्वारा अलका स्थित अपनी प्रियतमा के पास प्रेम संदेश भिजवाने के लिए नवीन कुटज पुष्प के अर्घ द्वारा उसका स्वागत किया तथा उससे प्रार्थना की। तदनंतर रामगिर से अलकापुरी जाने के लिए उसका मार्ग निर्देशन कर अपने प्रिया भवन का भी पता बताया। यक्ष के निर्देशानुसार कल्पना दूत मेघ की यात्रा चित्रकूट से शुरू होती है। पवन पदवी से मेघ चल रहा है। राह में विरह विधुरा पथिक वनिताएं दृष्टिबाधक अपने खुले बालों को हटा हटाकर बड़ी उत्कंठा से आंखें फैलाकर उसे देखती हैं। मेघ को मार्ग में जहां जहां पर्वत मिलते हैं वहां वहां उन पर कुछ देर विश्राम करता हुआ झरनों का जल पीता हुआ वह आगे बढ़ता है। ठीक यक्ष के पथ निर्देशनानुसार उत्तर की ओर मुड़कर बेतों के जंगलों को पार करता हुआ वह आकाश की ऊंची उड़ान भरता है। सहसा दूर से सूर्य की किरणें मेघ पर पड़ती हैं। फलतः उसकी कांति सतरंगी इंद्रधनुष सी हो जाती है। वहां से मेघ दूत छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रत्नपुरी के समीप मालदा नामक ऊंची भूमि वाले क्षेत्र से गुजरता है। उस क्षेत्र में अल्हड़ अनुरागवती उन्नत यौवना वालिने ललचाई आंखों से उसे देखती हैं। चतुर मेघदूत माल नामक क्षेत्र की तुरत ज्योति हुई जमीन को जल बरसाने के बहाने सूंघता हुआ कुछ पश्चिम की ओर मुड़कर फिर उत्तर की ओर चल देता है। फिर वहां से चलकर वह दक्षिण के रामगढ़ स्थित रत्नपुर नगर से 14 कोस उत्तर आम्रकूट पर्वत के दावानल को अपनी धारा दृश्य से उपशमित करता हुआ उसके श्रृंग पर क्षण भर विश्राम करता है। पके आमों से आवृत पार्श्व देश के पीले होने से और आच्छन्न मेघ से उत्तुंग श्रृंग प्रदेश के काले
रहने के कारण आम्रकूट पर्वत ठीक पृथ्वी नायिका का कुचक प्रदेश सा प्रतीत होता है और ऐसा आभासित होता है कि आम्रकूट पर विश्राम करता हुआ मेघदूत नायिका स्तन पर विश्राम करता हुआ कामी नायक का अभिनय कर रहा है। आम्रकूट के वनमाला परिभुक्त लता कुंज में थोड़ी देर ठहर कर आगे बढ़ता हुआ मेघदूत विंध्याचल की आसन्नवर्ती चरणाद्रि से पथरीली ऊंची नीची जमीन पर बहती नायक चरण पतिता नायिका सी रेवा नदी को देखता है। वहां पर्याप्त मात्रा में जामुन के पेड़ हैं और रेवा की धारा रुकती बल खाती मचलती चली जा रही है। वहां के द्वारा हवा के द्वारा उड़ा ले जाने के भय से मेघ रेवा के स्वच्छ सलिल को स्वच्छंद पीकर भारी होता हुआ आगे बढ़ता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहां से वह कामाचारी दूत प्रत्येक पर्वत पर पुरैया फूल को सूंघता हुआ यक्ष प्रिया के पास शीघ्र पहुंचने के विचार से सवेग चलता है। कुछ दूर चलकर वह वेत्रवती नदी के तीरवर्ती मालवा देश के पूर्वार्ध में स्थित दशाण देश पहुंचता है। दशाण देश का कवि ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। उत्तर दिशा का एकांत पथिक मेघदूत कुछ टेढ़ा घूमकर विंध्य से उत्तर निर्विंध्या नदी से पूरब थोड़ी दूर पर स्थित अवंती नरेश वत्सराज के महासंपन्न विशाल नगर उज्जैनी पहुंचता है। वहां वह अपनी बिजली की चमक से मदमाती युवतियों को चकित कर उनके चंचल कटाक्षों का आनंद उठाता हुआ सिंधु नदी में बाढ़ ला देता है और वहां से चल पड़ता है क्षिप्रा नदी की ओर। क्षिप्रा की ठंडी हल्की और सुरभि युक्त वायु का सेवन कर श्री संपन्न उज्जैनी की सुंदरियों की अलकों में उलझती अगरू धूप की सुगंध को लूटता हुआ वह मेघ चंडीश्वर महादेव के महाकाल नामक पवित्र स्थान पर पहुंचता है, जहां एक परम मनोरम उपवन था और उसके पार्श्व में पवन कल्पित वेगा गंधवती नदी कल कल बह रही थी। अथच संध्या में उस महाकाल मंदिर के प्रशस्त प्रांगण में कट में किंकिड़ी, कर में कंकड़ और पग में पायल बांधे झूम झनक झनन करती मदभरी नर्तकियों का मनोरम नृत्य हो रहा था। उन नर्तकियों की कमल कोमल काया पर उभरे जलते छत नखों से शीतल बिंदुपात कर वह रसिक मेघदूत उनके तीव्र कटाक्ष विक्षेप का हंस हंस कर आलिंगन करता हुआ गंभीरा नदी पर उपस्थित होता है। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि वहां से वह मेघदूत द्रुत गति से चलकर आकाश की ऊपरी सतह पर उड़ता है और वहां पुलकित पवन उसके नीचे धीरे धीरे आंदोलित होता रहता है। वह मेघ दूत रति देवी की जल क्रीड़ा की सहायिका सरस्वती नदी के शुद्ध सलिल का पान करता हुआ कुरुक्षेत्र चल करके कनखल हरिद्वार के निकट हिमालय से उत्तरी सगर सुतों के स्वर्ग जाने की सोपान परंपरा सी जहनु राजपुत्री गंगा के समीप पहुंच जाता है। निर्मल स्फटिक के समान गंगा जल को झुक कर पीता हुआ मेघ दूत गंगा यमुना संगम सा दृश्य प्रयाग से अन्यत्र उपस्थित
करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर अग्रसर होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हिमालय पर्वत पर देवदारू के जंगलों में चमरी गायों के झुंड और अष्टापद मृगों के समूह से टकराता हुआ अप्रतिहतगत मनस्वी दूत मेघदूत शिला पर अंकित महादेव के चरण चिन्हों की परिक्रमा कर उन्नत श्रृंग पर त्रिपुरासुर के विजय संगीत गाती किन्नर स्त्रियों के बंसी रव मुखरित संगीतोत्सव में अपने गर्जन मृदंग के साथ सम्मिलित होता हुआ हिमालय की दर्शनीय वस्तुओं को देखता हुआ उस पार आगे बढ़ता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां से मेघदूत मानसरोवर के यात्री हंसों के द्वारा परशुराम का यशोमार्ग क्रौंच पर्वत के रंध्र पार करता हुआ उत्तर की ओर जाता है। क्रौंच रंध्र से निकल करके मेघदूत सुंदर स्त्रियों के मुकुर के समान समुज्ज्वल नभोव्यापी कुमुद श्वेत श्रृंगों से उत्तुंग शिव के पुंजीभूत अट्टहास के समान स्थित कैलाश पर्वत का अतिथि बनता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कामाचारी मेघदूत कलकंठी देव कामिनियों के कलकल निनाद से गुंजित और कनक कमलों की कमनीयता से कांत मानस सरोवर से सुशोभित शिव पार्वती की रमणीय विलास कला के कुतूहल से कंटकित कैलाश पर्वत की गोद में बैठी संस्रस्व चांचला कैलाश पर्वत से कुछ दूर खिसक कर गंगा के बहने से ऐसा प्रतीत होता है नायिकासी 7 महलों वाली गगनचुंबी अट्टालिकाओं से सुसज्जित अलकापुरी जा पहुंचता है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार चित्रकूट पर्वत से अलकापुरी यानी कैलाश तक मेघदूत की भौगोलिक यात्रा का वर्णन महाकवि ने बड़ी ही काव्यमय रीति से किया है। यद्यपि पूर्वमेघ दक्षिणोत्तर भारत के भूगोल का एक विशिष्ट रंगमय मानचित्र है, तथापि यहाँ भौगोलिकता गौण हो गई है और काव्यात्मकता प्रधान, जो एक सौंदर्योपासक तथा माधुरी वृत्ति के तत्व को समझने वाले कवि की अलौकिक प्रतिभा के वैलक्षण्य का परिचायक है। धन्यवाद। शेष बातें आपको अगली कक्षा में बताई जाएगी।